हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कितने फेजेस में कंप्लीट होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट में होता है और जो फेजेस हैं वो डिफरेंट कौन से पार्ट में हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात की कि जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में हो रही थी और जो डार्क रिएक्शन थी वो स्ट्रोमा के अंदर हो रही थी। दोनों ही रिएक्शन दिन में होती हैं, ये भी हमने बताया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल और केवल डे टाइम में होता है, रात में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो सारी चीज़ें। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं थोड़ा स्टोमेटास के बारे में, C3 प्लांट और C4 प्लांट के बारे में। ठीक है मित्रों, आप जानते हो जो CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही थी, जो CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही है ये प्लांट के अंदर जाएगी। कैसे जाएगी? मतलब हम बात करें कि प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज अगर होगा, भाई गैसियस एक्सचेंज ही है, CO2 प्लांट के अंदर आना और ऑक्सीजन का प्लांट से बाहर आना एटमॉस्फेयर के अंदर। यहाँ मैं एटमॉस्फेयर लिख देता हूँ। एटमॉस्फेयर से CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में जाना एक तरह का गैसियस एक्सचेंज है जो प्लांट करता है एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? बात ये आ जाती है कि ये गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है। तो मित्रों, जिस पोर के थ्रू होता है ये गैसियस एक्सचेंज उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम डिस्कस करते हैं थोड़ा स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा मित्रों ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ की लोअर सरफेस पर मैक्सिमम होते हैं। याद रखना, लीफ की दो सरफेस होती है, कोई लीफ लगी हुई है, एक अपर सरफेस है लीफ का, एक लोअर सरफेस है लीफ का। तो स्टोमेटास जो मिलते हैं वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ लोअर सरफेस पर मिलते हैं, अपर सरफेस पर बहुत रेयरेस्ट होते हैं, या हम बोले नहीं भी होते हैं, ये बोले अपर सरफेस पर बहुत रेयरेस्ट होंगे और ज़्यादातर लोअर सरफेस पर होंगे। उसका कारण मित्रों ये होता है ताकि प्लांट ट्रांसपीरेशन को मैक्सिमम रोक सके या ट्रांसपीरेशन को अवॉइड कर सके। सीधी सी बात है मित्रों, फोटोसिंथेसिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड विद ट्रांसपीरेशन। आप खुद सोचिए, अगर गैसेस एक्सचेंज होगा, गैस बाहर से लेनी है, CO2 को एटमॉस्फेयर से लेना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, स्टोमेटा ओपन होगा, तो जाहिर सी बात है प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में पानी कम है, तो वेपर प्रेशर प्लांट की लीफ में ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो पानी तो निकल कर बाहर भागेगा। सीधी सी बात है भाई, गैसेस एक्सचेंज करने चले हो, स्टोमेटा आपने गैसेस एक्सचेंज के लिए खोला प्लांट ने, साथ साथ पानी का भी तो एक्सचेंज हुआ। इसीलिए बोला जाता है फोटोसिंथेसिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड विद ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि देखो जी, धूप जो पड़ रही है, सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ रही है वो अपर सरफेस पर पड़ रही है, और अगर अपर सरफेस पर पड़ रही है और अपर सरफेस पर भी स्टोमेटा होंगे और वो ओपन हुए गैसेस एक्सचेंज के लिए, तब तो पानी तुरंत भाग जाएगा क्योंकि वो सरफेस ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए स्टोमेटा मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर लोअर सरफेस पर होते हैं, क्योंकि लोअर सरफेस जो सन होता है, सन रेज होती हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। इसीलिए प्लांट की स्ट्रैटेजी होती है कि स्टोमेटास ज़्यादातर कहाँ पे रखे हुए हैं लीफ ने? लोअर सरफेस पर, ना कि अपर सरफेस पर। चलो ये बात तो क्लियर हो जाती है। तो मित्रों, स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा एक्चुअल में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड, और या मित्रों बीन शेप्ड भी आप बोल सकते हो। और बीन शेप्ड जो इस तरह का होता है,
थोड़ा सा और थोड़ा ठीक सा बनाएं इसको। इस तरह का, इसके चारों तरफ इसके जो लगी होती हैं मित्रों, ये मीजोफिल सेल्स होती हैं, ये मीजोफिल सेल्स होती हैं। ये जो होती हैं ये दो, ये गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल्स। ये ओपनिंग होती है, ये पोर होती है जो ओपन होता है, ये पोर होता है जो ओपन होता है, वो बताऊंगा कैसे ओपन होता है। और मित्रों एक तरह का जो स्टोमेटा होता है वो होता है डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, डम्बेल शेप्ड होता है, डंबल की तरह का होता है, जो एक्सरसाइज करने वाले डंबल होते हैं ना, उनकी तरह की शेप का होता है। मतलब इनको हम ऐसे बना सकते हैं, तो डम्बेल शेप होते हैं। एक स्टोमेटा एक टाइप डम्बेल शेप है, एक टाइप किडनी शेप है। अब बात ये आती है कि ये दो तरह के स्टोमेटा हैं मित्रों। जो किडनी शेप स्टोमेटा होता है ये डाइकोटिलिडन्स के अंदर मिलते हैं, सीधी सी बात है। किडनी शेप मिलेगा डाइकोटिलिडन्स के अंदर, और जो डम्बेल शेप हैं ये मोनोकोटिलिडन्स के अंदर मिलते हैं। बात समझ में आई? डाइकोटिलिडन्स के अंदर मिलेगा किडनी शेप या बीन शेप्ड, और डम्बेल शेप मिलेगा मोनोकोटिलिडन्स के अंदर। डाइकोटिलिडन्स में मित्रों आ जाता है वो प्लांट आ जाएंगे जिनका सीड दो कोटिलिडन्स में बट जाए, जैसे कि चना है, मूंगफली है, और मटर है, मैंगो है, आम है। इस तरह के सीड देखना कभी। इनके सीड जो हैं, इनके सीड दो हिस्सों में आराम से डिवाइड हो जाते हैं। तो जिनके सीड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएं उनको हम डाइकोटिलिडन्स में रखते हैं। जिनके सीड दो में बट जाएं वो डाइकोटिलिडन्स होते हैं, और जिनका सीड दो में ना बटे, केवल एक में ही रहे, सिंगल में रहे, वो मोनोकोटिलिडन्स के अंदर आते हैं। जैसे गेहूं है, मक्का है, राइस है, ठीक है, वीट है, मेज है, राइस है, ये मोनोकोटिलिडन्स में आते हैं। तो मोनोकोटिलिडन्स के अंदर जो स्टोमेटा मिलते हैं मित्रों वो डम्बेल शेप्ड मिलते हैं, और डाइकोटिलिडन्स के अंदर जो स्टोमेटा मिलते हैं वो किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड बोलिए वो मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, इसके जरिए मैं वो भी बता देता हूँ। स्टोमेटास की बात की है तो होता मित्रों ये है, स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। जैसे एक स्टोमेटा मैं बनाता हूं आपके सामने, ये मैंने स्टोमेटा बनाया बीन शेप्ड, बीन शेप्ड मैंने स्टोमेटा बना दिया, सराउंडेड बाय मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स इसके सराउंड करती हैं, ये मीजोफिल सेल्स हैं। मैं लिख देता हूं मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। अच्छा, मीजोफिल सेल्स में जो C3 प्लांट्स होते हैं, जो C3 साइकिल चलेगी C3 प्लांट्स में, वो मीजोफिल सेल्स में चलेगी। लेकिन C4 प्लांट्स में जो C3 साइकिल चलेगी वो बंडल सीथ सेल में चलेगी। चलो ठीक है, हम इस बात पर भी अभी आते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, वो बाद में तब समझ में आएगा। मित्रों ये होते हैं गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही पोर को गार्ड किए हुए हैं। देखिए ये पोर है, ये पोर है, पोर जिसके थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होगा, और ट्रांसपीरेशन भी इसके थ्रू ही होता है। गैस का अंदर आना, गैस का बाहर जाना इस पोर के थ्रू होगा, जो पोर है। और ट्रांसपीरेशन, पानी का बाहर निकल जाना ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो भी इस पोर के थ्रू होता है। ये गार्ड सेल है। अब मित्रों वर्किंग कैसे करते हैं, होता क्या है, जब इन गार्ड सेल के अंदर, ये समझिए जैसे ये एक स्टोमेटा है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोमेटा है, बंद है, ठीक है। अब होता क्या है, ये इसकी गार्ड सेल मान लीजिए, जो ये वाली है, ये वाली गार्ड सेल है, ठीक है।
जब गार्ड सेल के अंदर पानी नहीं होता तो फ्लैट होते हैं ये गार्ड सेल फ्लैट होते हैं, बीच में कोई पोर नहीं दिखाई दे रहा आपको। लेकिन जैसे ही इनके अंदर पानी जाता है, गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल फूल जाती हैं, और जैसे ही फूलती हैं तो ये इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह से जैसे ओपन हो रहा है। अब ओपन हो रहा है तो देखिए पोर खुल गया। अब पोर खुल गया तो सीधी सी बात है, गैसेस एक्सचेंज भी होगा और ट्रांसपीरेशन भी होगा, ठीक है ना। गैसेस एक्सचेंज हो रहा है मित्रों फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए मैंने बोला फोटोसिंथेसिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड विद ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब देखिए गार्ड सेल के अंदर पानी गया, गार्ड सेल फूल गई तो पोर ओपन हो गया, और जब पानी निकल जाता है गार्ड सेल का तो गार्ड सेल फिर से फ्लैट हो जाती हैं और फिर से पोर बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर ये पोर ओपन है तो इन गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, तभी ये पोर ओपन है, और जब पानी निकल जाएगा तो ये बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी, क्योंकि ये फूलना बंद हो जाएंगे। आप ऐसे समझिए एक तरह से। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मोटर जो साइकिल होती है उसकी ट्यूब देखी होगी, खाली ट्यूब, ठीक है, जो ट्यूब टायर में होती है वो ट्यूब देखना, कभी ट्यूब निकालना, ट्यूब में हवा नहीं है, उस ट्यूब में बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो वो ट्यूब एक दूसरे के ऊपर ऐसे फ्लैट रखी रहती है, रखोगे आप तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फ्लैट रखी रहेगी, ठीक है, इस तरह से रहती है वो, अगर हवा नहीं है उस ट्यूब के अंदर। अब धीरे धीरे उस ट्यूब में आप हवा भरना स्टार्ट करिए। अब जैसे आप ट्यूब में हवा भरना स्टार्ट करेंगे तो ट्यूब धीरे 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 फूलती चली जाएगी, और बीच का जो स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ट्यूब इस तरह से हो जाएगी, गोल हो जाएगी, तो बीच का पोर खुल गया। अब गोल हुई कब? जब जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हवा भरी आपने, एयर भरी, तो एयर से ट्यूब फूलती चली गई और गोल हो गई, और गोल हो गई तो बीच का पोर ओपन हो गया। उसी तरह से जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो गार्ड सेल फूल जाती हैं, और जब फूल जाती हैं तो ये पोर ओपन हो जाएगा, और जब पानी निकल जाता है इनसे तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगी, और श्रिंक कर जाएंगी तो पोर बंद हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग का। अब बात ये आती है कि जी स्टोमेटा ओपन कब होते हैं और क्लोज कब होते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये एक्चुअल में दो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर जो C3 प्लांट्स हैं, मैं बोलूँ बल्कि अच्छी तरह से बोलूँ तो C3 प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा ओपन होता है वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, और जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा ओपन होता है वो नाइट टाइम होता है। अब समझिए कैसे, वो होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है कि स्टोमेटा C3 प्लांट में डे टाइम में ओपन हो रहा है और C4 प्लांट में नाइट टाइम पर ओपन हो रहा है। इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा हम इस पर फोकस करते हैं। मित्रों देखिए दो तरह के प्लांट हैं, एक तो है C3 प्लांट और एक है C4 प्लांट। मैं लिख देता हूं C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स क्या है। मित्रों C3 प्लांट्स वो हैं जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। C3 प्लांट्स वो हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं, मैं बोलूँ रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर से ऊपर नीचे हो जाए उस पर जो ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ग्रो कर रहे हैं वो C3 प्लांट्स में आते हैं। लेकिन जो C4 प्लांट हैं वो उनमें वो प्लांट हैं जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, जो टेम्परेट रीजन में ग्रो कर रहे हैं या डेजर्ट में जो ग्रो कर रहे हैं, ये वो प्लांट हैं C4 प्लांट्स। अब C3 और C4 नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये समझिए कि C3 प्लांट कौन से हैं, फीलिंग तो आए, पहले फीलिंग तो आए ना कि C3 प्लांट कौन से हैं, C4 कौन से हैं। तो समझिए जो नॉर्मली टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं वो C3 प्लांट होते हैं, और जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं वो C4 प्लांट होते हैं। जैसे टेम्परेट ग्रासेस हो गई, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, कुछ डेजर्ट प्लांट्स हो गए जैसे कैक्टस हो गया, तो वो हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं, वो C4 प्लांट है, वो C4 वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है वो C3 प्लांट होते हैं। मतलब C3 प्लांट उनके अंदर, मतलब C3 प्लांट इसलिए बोला क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल चलेगी फोटोसिंथेसिस के लिए,
और इन प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल चलेगी, C4 साइकिल, C3 साइकिल बोल सकते हैं हम इसको, या कैल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। C3 साइकिल को हम और कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं मित्रों, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल। C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक पाथवे, या बाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। और मित्रों इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, एसिड पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। अब मित्रों इनमें फर्क देखिए क्या है, एक्चुअल में है क्या। जो नॉर्मल टेम्परेचर पर प्लांट ग्रो कर रहा है, सीधी सी बात है, वहाँ गर्मी इतनी तो होगी नहीं, ठीक है। जो C3 प्लांट हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे हैं, वहाँ उस टेम्परेचर कम है, नॉर्मल है, गर्मी इतनी है नहीं, तो वहाँ प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए जो अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे वो दिन में करेंगे। क्यों, सीधी सी बात है भैया, गर्मी तो इतनी है नहीं, ठीक है, स्टोमेटा ओपन कर लीजिए, गर्मी इतना नहीं है, तो पानी का वेपर नहीं बना हुआ है इतना लीफ के अंदर, वेपर प्रेशर कम है बाहर के कंपैरिजन में, बाहर कम है, एटमॉस्फेयर में हमेशा वेपर प्रेशर कम है, ठीक है, लेकिन लीफ के अंदर वेपर प्रेशर इतना नहीं है जितना कि वहाँ होगा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये प्लांट क्या करते हैं, जो C3 प्लांट हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, बाहर गर्मी कम है तो लीफ के अंदर वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो इनको कोई आपत्ति नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है अगर ये दिन में स्टोमेटा खोलें गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो थोड़ा बहुत पानी ही इनका लॉस होता है, पानी का थोड़ा बहुत लॉस होगा और गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा अगर ये दिन में स्टोमेटा ओपन करते हैं C3 प्लांट, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब सोचिए C4 प्लांट के बारे में, अगर C4 प्लांट भी ऐसा ही करें कि वो गैसेस एक्सचेंज के लिए दिन में स्टोमेटा ओपन करें, तो मित्रों उनका तो घर लुट जाएगा। वो चले थे फोटोसिंथेसिस करने के लिए और जैसे ही स्टोमेटा ओपन किया सारा की सारा पानी बाहर निकल गया, एटमॉस्फेयर में उड़ गया। अब पानी ही नहीं है, कैसे फोटोसिंथेसिस करें भाई, नहीं कर सकते, दिक्कत आ जाएगी। तो उन प्लांट्स ने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इनका तो सिंपल फंडा है कि ठीक है भैया, दिन में स्टोमेटा ओपन करिए, पानी उतना बाहर नहीं भागेगा, पानी बचा पड़ा रहेगा लीफ में, और हम अपना फोटोसिंथेसिस, हम गैसेस एक्सचेंज भी दिन में कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी दिन में कर लेंगे, काम को निपटा लेते हैं दिन में। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासेस हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है ये समझिए। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है कि देखो जी ऐसा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में भी उतनी ही, दिन में भी उतनी ही, कोई टेंशन नहीं है, हम दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे। वो प्लांट कहते हैं कि दिन में हम स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, हम अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए नाइट में, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर हो जाएगा कम, और जब कम टेम्परेचर हो जाएगा और हम अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो पानी निकल कर इतना भागेगा नहीं जितना दिन में भाग जाएगा। तो ये प्लांट रात को अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, और रात में जब स्टोमेटा ओपन करेंगे तो गैसेस एक्सचेंज को रात में कर लेते हैं, रात में गैसेस एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रात में नहीं करेंगे। इसका मतलब ये गैसेस एक्सचेंज भी दिन में करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी दिन में करते हैं, क्योंकि मित्रों फोटोसिंथेसिस तो होगी ही दिन में, डे टाइम में ही होगी, रात में हो ही नहीं सकती फोटोसिंथेसिस, ये याद रखना। तो ये गैसेस एक्सचेंज भी दिन में करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी दिन में करेंगे। लेकिन ये प्लांट क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज रात को करेंगे, और रात को जो कार्बन इन्होंने ली है एटमॉस्फेयर से, उसको अक्यूमुलेट कर लेते हैं 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर इन मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल में कार्बन को लेकर अक्यूमुलेट कर लेंगे 4 कार्बन कंपाउंड में या 4 कार्बन एसिड के अंदर। अब मॉर्निंग हुई, सुबह, तो सुबह क्या करेंगे, मीजोफिल सेल में जो इन्होंने 4 कार्बन कंपाउंड बनाया था या 4 कार्बन एसिड बनाया था, ये उसको बंडल सीड सेल में भेजेंगे कि भाई जाओ बंडल सीड सेल में ड्यूरिंग डे टाइम। रात को तो अक्यूमुलेट कर लिया कार्बन और बना लिया C4 कंपाउंड या C4 एसिड बना लिया
4 कार्बन कंपाउंड बना लिया रात में। दिन हुआ, मॉर्निंग हुई, तो क्या किया इन्होंने, जब लाइट आई तो इन्होंने इसको बोला कि भैया एक काम करो, अब आप मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जाइए। बंडल शीथ सेल में मित्रों ये पहुंच जाते हैं। बंडल शीथ सेल में इस 4 कार्बन कंपाउंड का होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है आप इस तरह से समझिए, मैं थोड़ा इसको रफ करके समझाता हूं ताकि आपके इजीली समझ में आए। जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट्स के अंदर होती है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी ये खास तरह की एनाटॉमी होती है। क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है समझिए। ये बीच में मैंने वास्कुलर बंडल बना दिया। वास्कुलर बंडल्स में जैसे जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, ये सारी चीजें होती हैं, ये वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है बंडल शीथ सेल। ये मैंने मित्रों बंडल शीथ सेल बना दी। कॉम्पैक्ट होती हैं, लूजली अरेंज नहीं होती। ये मैंने बंडल शीथ सेल बना दी। ये हो गई बंडल शीथ सेल। अब इन बंडल शीथ सेल के चारों तरफ होती है मीजोफिल सेल्स। ये मैंने मीजोफिल सेल्स बना दी। समझना बात को ध्यान से। अब देखिए क्या है, तो ये तो मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स, ये मित्रों बंडल शीथ सेल हैं। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल्स, और ये वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल, ये वास्कुलर बंडल हो गया। वास्कुलर बंडल में जैसे जाइलम फ्लोएम आ गए वो इसमें आ गए, ठीक है। तो होता क्या है, ये प्लांट, अच्छा ये जो क्रेंज एनाटॉमी है ये करेक्टर है C4 प्लांट्स का। ये C4 प्लांट्स का है, और C4 प्लांट्स मैंने मित्रों बताया ये वो प्लांट हैं जो ज़्यादा टेम्परेट कंडीशन में ग्रो करते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासेस हो गई या डेजर्ट प्लांट्स हो गए, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो ग्रो करने वाले पौधे होते हैं उनको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। और C4 प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं उसका भी एक लॉजिक है, आप समझिए। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा को दिन में ओपन ना करके रात को ओपन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिन में ओपन करेंगे तो घर लुट जाएगा। दिन में ओपन किए गैसेस एक्सचेंज के लिए, सारा के सारा पानी एटमॉस्फेयर में चला गया, अब पानी नहीं बचा फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस कहाँ से करें, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं, दिन में स्टोमेटा ओपन ना करके रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं। देखिए, तो इन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन किया, मान लीजिए रात में। ये मैं स्टोमेटा दिखा देता हूं यहां। ये स्टोमेटा ओपन हुआ, ये पोर ओपन हो गया ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग नाइट टाइम ओपन हुआ। अब होता क्या है, एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 अंदर जाएगी, CO2 अंदर गई, अंदर जाने के बाद कहाँ पे गई लीफ में, CO2 आई मीजोफिल सेल के अंदर। CO2 मीजोफिल सेल के अंदर आई, और मीजोफिल सेल क्या करती है, इसको C4 एसिड बना देती है, C4 कंपाउंड। रात में यही काम होता है। रात में ओपन करेगा स्टोमेटा जब ओपन करेगा CO2 अंदर आएगी, CO2 अंदर आई, मीजोफिल सेल्स तक पहुंची, और मीजोफिल सेल ने CO2 को लेकर C4 कंपाउंड बना दिया या C4 एसिड बना दिया। अब ये C4 एसिड जब दिन होता है, जब दिन हुआ, मॉर्निंग हुई, धूप आई, लाइट आई, तो ये C4 एसिड जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर। मान लीजिए सबसे आया, इन्होंने सब ने बनाया अपना अपना, जो जिसके हिस्से में पड़ रहा था बंडल शीथ सेल में, C4 एसिड दिन में पहुंच गया। समझना बात को। बंडल शीथ सेल में कब पहुंचा, डे टाइम में। डे टाइम में C4 एसिड बंडल शीथ सेल में पहुंच रहा है।
अब यहां पर C4 आ गया, जैसे मैं इसको समझा देता हूं। जब C4 आ जाता है बंडल शीथ सेल में, मान लीजिए C4 आ गया बंडल शीथ सेल के अंदर, ऐसे लिखता हूं, फिर मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, आप समझिए बात को। ये मैंने थोड़ा रफ कर दिया। अब ये दो कंपार्टमेंट हैं, ये मीजोफिल सेल का कंपार्टमेंट है, मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल को दिखा रहा है, और नीचे वाला पोर्शन बंडल शीथ सेल को दिखा रहा है, बंडल शीथ सेल। अब देखिए, एटमॉस्फेयर से CO2 आई थी, एटमॉस्फेयर से CO2 आई थी, यहाँ पे C3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, C4 को ऐड करके इसने C4 एसिड बना दिया, ये बना दिया रात के टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम। मीजोफिल सेल ने CO2 को लेकर C3 कंपाउंड में ऐड करके C4 एसिड बना दिया, और ड्यूरिंग डे टाइम ये C4 एसिड आ गया आपका बंडल शीथ सेल में। ठीक है, अब बंडल शीथ सेल में जब C4 एसिड आ गया तो अब देखिए हुआ क्या, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं बंडल शीथ सेल। अब बंडल शीथ सेल में यहां लिख लो बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में आ गया C4 एसिड ड्यूरिंग डे टाइम। अब C4 एसिड से होता है डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हुई। जब C4 से CO2 रिलीज हो जाएगी तो ये C3 कंपाउंड हो जाएगा, मतलब 4 कार्बन कंपाउंड से 1 कार्बन निकल गई तो 3 कार्बन कंपाउंड रह गया, और ये 3 कार्बन कंपाउंड फिर से पहुंच जाता है मीजोफिल सेल के अंदर। क्योंकि भैया जो लिए हो उधार वो तो देना है ना, अगर किसी का आप उधार लेते हो तो भैया चुकाना भी है। ठीक है, आपने उधार लिया है, अपना काम कर लीजिए, ठीक है, और जब आपका काम हो जाए तो चुका दीजिए, ठीक है। यही काम इसने किया, मीजोफिल सेल ने C3 एसिड में CO2 को ऐड करके 4 कार्बन कंपाउंड बनाया या 4 कार्बन एसिड बनाया रात में, दिन में इसको भेज दिया बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में जा रहा है ड्यूरिंग डे टाइम। अब बंडल शीथ सेल में जब चला गया तो बंडल शीथ सेल में दिन के अंदर क्या होता है, इस 4 कार्बन कंपाउंड से होता है डीकार्बोक्सिलेशन। मित्रों, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का ऐड होना, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का रिलीज होना। तो क्या हुआ, यहां पर हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो मित्रों CO2 रिलीज हुई, और ये बन गया फिर C3 कार्बन कंपाउंड। जब C3 कार्बन कंपाउंड बन गया, अब C3 कार्बन कंपाउंड पहुंच जाएगा अपनी जगह C3। अब C3 फिर से रात में क्या करेगा, CO2 जब लेगा तो इस C3 को C4 में कन्वर्ट करेगा। यहां तक तो मामला समझ में आया। अब आगे सुनिए, अब जो CO2 रिलीज हुई ये कहां जाएगी, ये चली जाएगी मित्रों C3 साइकिल के अंदर, C3 साइकिल के अंदर, C3 साइकिल। अब इसका मतलब ये है कि C3 साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो C3 प्लांट में भी चलेगी और C4 प्लांट में भी चलेगी। ऐसा नहीं है मित्रों, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जी C4 प्लांट है तो वहाँ C4 साइकिल चलेगी, C3 तो चल ही नहीं सकती, और इस चक्कर में वो अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको गलत कराते हैं। मित्रों, C3 साइकिल ही कार्बन को रिड्यूस करने वाली साइकिल है। अगर कार्बन का रिडक्शन करके ग्लूकोज बनवाना है, कार्बन को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनवाना है तो उसके लिए C3 साइकिल ही चलानी पड़ेगी, और जिसके लिए एंजाइम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रुबिस्को एंजाइम। मैं लिख देता हूं रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम C3 साइकिल चलाएगा, रुबिस्को ही कार्बन को रिड्यूस करेगा और बनवाएगा ग्लूकोज। उसके लिए C3 साइकिल चलना जरूरी है। और C3 प्लांट्स में कौन सी साइकिल चलेगी, C3 प्लांट्स में C3 ही चलेगी। C3 प्लांट्स में ये मामला नहीं होगा मीजोफिल सेल का, बंडल शीथ सेल का, ना, सिंपल। मीजोफिल सेल में दिन में स्टोमेटा ओपन किया, दिन में गैसेस एक्सचेंज हुआ, सीधा मीजोफिल सेल में आया, और मीजोफिल सेल में ही C3 साइकिल चलेगी, क्योंकि C3 साइकिल के अंदर बैठा है, उसमें मीजोफिल सेल के अंदर बैठा है रुबिस्को एंजाइम। और जब CO2 रुबिस्को एंजाइम के पास आएगी तो रुबिस्को एंजाइम उस CO2 को रिड्यूस कर देगा। अच्छा, एक बात और मित्रों याद रखना, रुबिस्को एंजाइम जो है उसके पास 2 तरह की प्रॉपर्टी है, 2 तरह की प्रॉपर्टी है रुबिस्को के पास।
रुबिस्को की दिक्कत क्या है, अगर रुबिस्को को अपनी साइट पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई तो वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। और अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई अपनी साइट पर ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेता है। अब सुनना बात को ध्यान से। अब होता क्या है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है हाई टेम्परेचर पर कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो रुबिस्को को मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन मिल गया बाइंड करने के लिए तो CO2 के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो उसकी पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन ही होगी, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा। और चलानी थी C3 साइकिल, चला डालेगा C2 साइकिल। C2 बोले तो फोटो रेस्पिरेशन। और मित्रों रेस्पिरेशन अगर होगा तो रेस्पिरेशन तो प्रोडक्टिविटी को प्लांट की को कम कर देगा बढ़ाने की बजाय। प्लांट का काम था फोटोसिंथेसिस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, फूड बनाना और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब हुआ क्या, हायर टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो रुबिस्को अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बाइंड करेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट किसकी है, ऑक्सीजन की, तो वो ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड कर जाएगा। और जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो वो C3 साइकिल ना चलाकर C2 साइकिल चला देगा। और C2 साइकिल बोलते हैं मित्रों फोटो रेस्पिरेशन को। और फोटो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। फूड बनाने की बजाय आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, उल्टा प्रोडक्टिविटी को खर्च कर रहे हो, एनर्जी को खर्च कर रहे हो। रेस्पिरेशन में तो एनर्जी भी खर्च होती है ना मित्रों, और फूड भी खर्च होता है। तो दिक्कत ये आ जाती है C4 प्लांट में, अगर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है और वही करें तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर ये रहेगा कि कार्बन की सॉल्युबिलिटी कम है। जो मैट्रिक्स है, जो पानी है लीफ के अंदर, उसमें कार्बन कम सॉल्युबल है ऑक्सीजन के कंपैरेटिव में ड्यू टू टेम्परेचर। ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया तो C2 साइकिल चला देगा। बात समझ में आई। इसीलिए C4 प्लांट ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, रुबिस्को की साइट पर अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को ज़्यादा रखना है तो उसको कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड देते रहो, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम मत होने दो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रात को कार्बन को कंसंट्रेट किया, इकट्ठा किया C4 एसिड की फॉर्म में, और दिन में C4 एसिड को बंडल सीड सेल में भेजकर और इस C4 एसिड से CO2 को रिलीज करवाकर रुबिस्को की साइट पर क्या ज़्यादा रखा, रुबिस्को की साइट पर ज़्यादा रखा CO2 को कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। और जब रुबिस्को को CO2 ज़्यादा मिला तो अब ये बाइंड किसके साथ करेगा, CO2 के साथ। और जब CO2 के साथ बाइंड करेगा तो C2 साइकिल चलाएगा, C3 साइकिल चलाएगा, तो साइकिल चलाएगा C3। और C3 साइकिल ही कार्बन को रिड्यूस करने वाली साइकिल है जिससे कि ग्लूकोज बने। बात समझ में आई। अब देखिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, C3 कंपाउंड बन गया, ये C3 कंपाउंड फिर से मीसोफिल सेल में लौट जाएगा। ये मामला चलता रहता है। तो ये C3, इसलिए इसका नाम पड़ा C4 साइकिल, C4 प्लांट्स, क्योंकि इन्होंने C4 प्लांट या C4 प्रोसेस की जो स्ट्रैटेजी है वो इसलिए फॉलो की ताकि रुबिस्को की साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को प्रॉपर रखा जा सके और एक जगह पर ये कार्बन को कंसंट्रेट कर सके और दूसरी जगह पर उस कंसंट्रेटेड कार्बन कंपाउंड को भेजकर कार्बन की कंसंट्रेशन को मैक्सिमम रखा जाए ताकि रुबिस्को अपना काम कर सके। यहां पर जो काम करेगा एंजाइम वो मित्रों पैपकेज होता है। पैपकेज एंजाइम होगा जो मीसोफिल सेल में काम करेगा और जो बंडल सीड सेल में काम करेगा वो रुबिस्को एंजाइम काम करेगा। अब बात ये आ जाती है, C4 प्लांट के अंदर दो एंजाइम काम कर रहे हैं क्योंकि दो साइट पर काम हो रहा है। C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन कंसंट्रेशन का काम हो रहा है मीसोफिल सेल के अंदर, और कार्बन कंसंट्रेशन का जो काम है इसको पैपकेज एंजाइम करता है। बाकी जो C3 साइकिल चलेगी कार्बन को रिड्यूस करने के लिए
वो चलेगी C4 प्लांट्स के अंदर बंडल सीथ सेल में, और उस काम को करता है रुबिस्को एंजाइम। तो बॉटम लाइन ये है कि C4 प्लांट के अंदर दो एंजाइम काम करते हैं, पैपकेज एंड रुबिस्को, जबकि C3 प्लांट्स के अंदर तो पैपकेज का कोई रोल ही नहीं है। वहाँ तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लो, रुबिस्को की साइड पर दो, और रुबिस्को सीधा उसको रिड्यूस करके ग्लूकोज बनवा देगा। तो वहाँ पर C3 प्लांट के अंदर केवल एक एंजाइम है रुबिस्को, जो अपना काम परफॉर्म करता है, अपने वर्क को परफॉर्म करता है। और C4 प्लांट के अंदर दो एंजाइम की नीड पड़ेगी। मीजोफिल सेल में कार्बन कंसंट्रेट करने के लिए नीड पड़ेगी पैपकेज की, और उसके बाद C3 साइकिल चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी रुबिस्को की। ये दिमाग में रखना मित्रों, चाहे C4 प्लांट हो या C3 प्लांट हो, प्लांट कोई भी हो, चाहे नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो करने वाला हो, चाहे हाई टेम्परेचर में ग्रो करने वाला हो, या मैं बोलूँ C3 हो या C4 हो, C3 साइकिल दोनों में ही चलेगी। क्योंकि अगर कार्बन को रिड्यूस करना है, कार्बन को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनवाना है, तो C3 साइकिल चलानी पड़ेगी पौधे को, क्योंकि C3 साइकिल ही कार्बन को रिड्यूस करने वाली साइकिल है जो ग्लूकोज बनवाएगी। अगर ये नहीं चलेगी तो कार्बन का रिडक्शन नहीं हो सकता, और C3 साइकिल को चलाता है रुबिस्को। अब आप डिफरेंस देख लेना कि C3 में कौन कौन से एंजाइम है और C4 में कौन कौन से एंजाइम है। इसीलिए C3 प्लांट्स को C3 बोला, क्योंकि वहाँ जो पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है डायरेक्ट। C3 प्लांट्स के अंदर C3 प्लांट्स को C3 इसलिए बोला क्योंकि वहाँ जो पहला कार्बन कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है डायरेक्ट, इसलिए उनका नाम रखा C3 प्लांट्स। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर जो पहला कंपाउंड बना वो बना मित्रों आपका C4, ये C4 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड ये बना डायरेक्ट। पहला कंपाउंड जब 4 कार्बन कंपाउंड बना तो इन प्लांट्स का नाम रख दिया C4 प्लांट्स। बात समझ में आई? तो मुझे लगता है यहाँ तक तो मामला आपके समझ में आ गया है। इस स्ट्रैटेजी से बनाता हूँ, इस स्ट्रैटेजी से थोड़ा बता देता हूँ। इस तरीके से देखिए, इसमें किया क्या था, C4 प्लांट के अंदर एक अलग तरह की लीफ में एनाटॉमी होती है, जिस लीफ एनाटॉमी को हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंज एनाटॉमी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बंडल सीथ सेल के वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीथ सेल होती हैं, और उनके बाहर होती है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल अपना काम करती है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर C4 एसिड बनाएंगी, जैसे ये बनाया, और दिन में ड्यूरिंग डे टाइम C4 एसिड को बंडल सीथ सेल में भेजती हैं, और बंडल सीथ सेल में CO2 रिलीज हो जाती है जैसे मैंने दिखाया। और CO2 जो रिलीज हो जाती है, इस CO2 को C3 साइकिल में ले लिया जाता है। बाकी जो C3 कंपाउंड बना वो वापस से फिर मीजोफिल सेल में भेज दिया जाता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरह की एनाटॉमी को हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं, और क्रेंज एनाटॉमी केवल और केवल करेक्टर है मित्रों C4 प्लांट्स का, ना कि C3 प्लांट्स का। इज दैट क्लियर? तो मुझे लगता है ये आपके समझ में आ गया है। ठीक है, C3 का मामला, C4 का मामला, कि C4 प्लांट को हम C4 क्यों कहते हैं, C3 प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि C3 प्लांट में पहला कंपाउंड जो बनने वाला है होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। लेकिन C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। C4 प्लांट्स में पहला कार्बन कंपाउंड जो बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसलिए उसको C4 साइकिल रखा। C4 साइकिल के अंदर या C4 प्लांट्स के अंदर दोनों ही साइकिल चलेंगी, C4 भी चलेगी, C3 भी चलेगी, लेकिन C3 प्लांट्स के अंदर केवल और केवल C3 साइकिल चलेगी। केवल और केवल कार्बन का रिडक्शन चलेगा, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म वहाँ नहीं होता C4 प्लांट्स के अंदर। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को को प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहेगी, और प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहेगी तो सीधी सी बात है वो C3 साइकिल चलाता रहेगा। लेकिन जो ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं प्लांट, वहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा पर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम है, और सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी, तो रुबिस्को को बाइंड होने के लिए मिलेगा क्या? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से बाइंड हो गया तो C3 साइकिल तो चलाना दूर, वो तो C2 स्टार्ट कर देगा, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, C2 साइकिल चला देगा। और C2 साइकिल अगर चल गया तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, अब उल्टा घटेगी।
अब खाना बन नहीं रहा, अब खाना जो बना हुआ था वो भी उल्टा खर्च हो रहा है, और एनर्जी जो बनाई थी वो भी उल्टा खर्च हो रही है। तो इसलिए C2 साइकिल को नेसेसरी इविल बोला जाता है। ये मैं मित्रों अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेसेसरी इविल C2 साइकिल को क्यों बोलते हैं। तो मुझे लगता है आज अभी इस वीडियो के लिए दैट इज मच सफिशिएंट। आप इसको अच्छी तरह से करें, आगे की चीज़ें ठीक है मैं बताऊंगा। मित्रों ये 10th क्लास के लिए लेक्चर है, इसलिए मैं इसमें इतना कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब नीट के लिए या नेट के लिए, नेट पर्पज से मैं लेक्चर डालूंगा तो फोटोसिंथेसिस काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक काफ़ी बड़ा, अपने आप में काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी दिनों में मतलब ये फिनिश होगी। और वो भी तब अगर एक एक डेढ़ घंटे 2 घंटे के लेक्चर डालूंगा तब काफ़ी दिनों में फोटोसिंथेसिस फिनिश होगा। ठीक है, 10th क्लास के पर्पज से था, आई थिंक दैट इज मच सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है ना। तो मित्रों आज आप इतना कर लीजिए। ठीक है, आगे की वीडियो में देखते हैं अब क्या करते हैं। जो थोड़ा बहुत अगर रहता है मुझे आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है मित्रों।